हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री प्लानट। माई सेल्फ डॉक्टर सत्यम मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन जीओसी भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में अपन पूरे जीओसी को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीओसी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। और जीओसी पे मैं आपको बहुत सारे लेक्चर बनाने वाला हूँ। आज का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है। जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है वह ये पूरा लेक्चर अटेंड करें। जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है वो भी अटेंड करें। बहुत सारी चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा इसमें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आज के लेक्चर आपको अटेंड करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका एक अलग तरीके का फीलिंग लगेगा। बहुत सारी बातें इसमें डिस्कशन होने वाली है। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कैसे बिल्डअप करके बड़े कॉन्सेप्ट में अपन कन्वर्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं कवर करूँगा बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, उसके साथ साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज, जिसमें कि आप सुनते हो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल, एम्बिडिएंट। इन सब बातों पे है आपको होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है। और उसके अगले लेक्चर में बात करूँगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इन सब की बात करेंगे। और ये सब कवर करने के बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तब आपको आएंगे यहाँ पे जीओसी 2 के पार्ट पे। जीओसी सेकेंड उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट 1 के अंदर हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। अब आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन उठता है पहला कि रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिएक्शन को समझना पड़ेगा। आपने क्लास 10th में सुना था, पढ़ा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज को ही अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन की खासियत क्या है कि बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा। अगर ऐसा हो रहा है और वह कार्बन कंपाउंड में हो रहा है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल रखा है। यहाँ पे समझ लो ए बी है जो रिएक्ट कर रहा है एक्स वाई से, या ए बी एक्स वाई से रिएक्ट करके यहाँ पे ए एक्स एंड बी वाई बना रहा है। ए बी के बीच में एक बॉन्ड है और एक्स वाई के बीच में भी बॉन्ड है। यह दोनों बॉन्ड जो है ओल्ड बॉन्ड है। क्या है? ओल्ड बॉन्ड है। जब तक ए बी का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक यह एक्स वाई से रिएक्ट नहीं करेगा। ए बी का भी बॉन्ड ब्रेक होगा और एक्स वाई का भी बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों के बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे कुछ चार्ज या अनचार्ज स्पीसीज डेवलप्ड होंगे। मैं क्या बोला? चार्ज या अनचार्ज स्पीसीज डेवलप्ड होंगे। अब क्या डेवलप्ड होगा कंडीशनली या डिफाइन होता है। ठीक है। तो यहाँ से मान लेता हूँ कि मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से ए प्लस एंड बी माइनस निकला। ठीक है। ए प्लस एंड बी माइनस। वैसे ही यहाँ से एक्स माइनस एंड वाई प्लस निकला। तो यहाँ एक्स क्या है? माइनस है, और यहाँ ए क्या है? प्लस है। तो अपोजिट चार्ज वाले के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ए एक्स के साथ मिला और ए एक्स बना दिया। सिमिलरली बी वाई के साथ मिला और बी वाई बना दिया। अब ए एक्स के बीच में एक बॉन्ड है। यह जो बॉन्ड है यह न्यू बॉन्ड है। सिमिलरली बी वाई के बीच में एक बॉन्ड है, वो भी एक न्यू बॉन्ड है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? ओल्ड बॉन्ड ऑफ ए एंड बी और एक्स एंड वाई ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड बिटवीन ए एक्स एंड बी वाई इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो यह ऑर्गेनिक रिएक्शंस हुए। बताया जाता है अ सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट
energetics during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of reactant into product, it means kinetics, is referred to as reaction mechanism. अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ, सिंपल एक लाइन में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ? द डिटेल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म. द डिटेल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द 4 स्टेप. फर्स्ट स्टेप होता है बॉन्ड क्लीवेज, सेकेंड होता है अटैकिंग रिएजेंट, थर्ड होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इन 4 स्टेप में, मतलब बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको अटैकिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इन चारों स्टेप का डिटेल में देखें किसी रिएक्शन के लिए, तो वहाँ से निकल के आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच. ठीक है, जिसको अपन जीओसी बोलते हैं. अब यहाँ देखो, ओल्ड बॉन्ड था, इसके पास जो रिएक्टेंट थे ए बी एंड एक्स वाई, इसमें से कोई एक सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई एक रिएजेंट हो सकता है. एक सबस्ट्रेट होगा, दूसरा रिएजेंट होगा, लेकिन कलेक्टिवली ए बी और एक्स वाई दोनों को अपन बोलेंगे रिएक्टेंट. क्या बोलेंगे इसको? रिएक्टेंट. तो इस हिसाब से रिएक्टेंट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक सबस्ट्रेट पार्ट और दूसरा रिएजेंट पार्ट. वैसे ही प्रोडक्ट जो था ए एक्स एंड बी वाई, प्रोडक्ट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, जिसको अपन मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग इज नोन एज सबस्ट्रेट. जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है उसको अपन सबस्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, और स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट इज नोन एज रिएजेंट, और जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है उसको अपन रिएजेंट बोलते हैं. नेचर में रिएजेंट जो होता है ना, हाईली एनर्जेटिक होता है, लेस स्टेबल होता है, और कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सोर्स में है. बट सबस्ट्रेट क्या है ना, स्टेबल होता है. ठीक है, वो स्टेबल होने के कारण इजीली रिएक्ट नहीं करता है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक ओरिजिन का ही होगा. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर. बॉन्ड क्लीवेज जो है 2 टाइप का होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. कौन कौन से? होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक 2 क्लीवेज यहाँ पे पाए जाते हैं. होमो का मतलब होता है इक्वल, हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल. तो सपोज करो हमारे पास सी जेड के साथ बॉन्ड बनाया है, सी की बॉन्डिंग जेड के साथ हुई है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है सी और जेड के बॉन्डिंग के बीच, अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई भी सी या जेड कोई अपने साइड खींच ले, जब खींचेगा तो वह स्लाइटली नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, जिसको मैं बोलने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव बोल दूंगा सीधे सीधे. टेक्निकली क्या होता है? स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव. अब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पोलराइजेशन पॉसिबल है, तो सी या जेड कोई भी खींच ले अपने साइड, जो खींचेगा जिस साइड मूवमेंट होगा बॉन्ड का, बॉन्ड मूवमेंट जिस साइड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे जेड ने खींच लिया तो जेड माइनस एंड सी प्लस बना, या ऐसा हो जाए कि सी विड्रॉ करे इलेक्ट्रॉन को तो सी माइनस एंड जेड प्लस. कुछ भी हो, कार्बन प्लस हो या कार्बन माइनस हो, जेड प्लस हो या जेड माइनस हो, कुछ भी हो क्लीवेज में जहाँ से कि आयन बने, प्लस माइनस बने, इसको बोलेंगे आयनिक क्लीवेज. क्या बोलेंगे इसको? आयनिक क्लीवेज. ठीक है, और इसी आयनिक क्लीवेज को अपन बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एक आयनिक क्लीवेज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी को भी बराबर नहीं मिला है. ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि सी और जेड के बीच में जो बॉन्ड बना था, जो कि सी और जेड 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाए थे, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और जेड अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या हो जाएगा? सी रेडिकल के साथ साथ जेड रेडिकल, सी रेडिकल एंड जेड रेडिकल. और अब जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह अनआयनिक क्लीवेज है. क्या है? अनआयनिक. इसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं बना है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इसको अपन बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज. क्या बोलते हैं इसको? होमोलाइटिक क्लीवेज.
या फिर बोलेंगे होमोलाइटिक फिजन। तो हमने क्या देखा, जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज बन रहा था, जहाँ पे आयंस बन रहे थे, उसको आयोनिक क्लीवेज या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोला गया। और जहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं बन रहे थे, रेडिकल बन रहे थे, उसको हमने अनआयोनिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन बोला। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस क्लीवेज में कैटायन, एनायन और रेडिकल तीनों बन रहे हैं। तो यही क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज के बीच में बनने वाले स्पीसीज को, जो कि कैटायन, एनायन और रेडिकल था, इसको अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज बोलते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बॉन्ड क्लीवेज अभी देखा है केवल। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिटेलिंग देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जाता है, क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। Due to unequal distribution of electron, ions are formed. That's why it is also known as ionic cleavage or heterolytic cleavage. देखो यहाँ पे बन रहा है ना C और Z वाली कहानी, C प्लस Z माइनस, और यहाँ क्या हो गया, C माइनस एंड Z प्लस, दोनों दिख रहा है ना यहाँ पे। अब दूसरी बात, क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। बराबर का बंटवारा है, मतलब सी रेडिकल एंड जेड रेडिकल, इसको बोलेंगे अपन होमोलाइटिक क्लीवेज। ड्यू टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन species is formed which is known as free radical, and cleavage is known as anionic cleavage or homolytic fission. By both cleavage, ionic or non-ionic, three types of species are formed, one carrying positive charge, other carrying negative charge, and third one is neutral with unpaired electron known as reaction intermediates. अब कहानी आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के ऊपर। यहाँ तक आए हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट देखें। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे 3 दिखा अपने को, कैटायन, एनायन और रेडिकल, बट इसके अलावा 2 और है, कार्बिन एंड नाइट्रीन, उनको भी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स पे, वहाँ पे बहुत ही टेबुलर फॉर्म में ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का टेबल। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बोले तो स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन रिएक्शन, दे आर मेनली 3 टाइप, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन। ठीक है, चलिए मैंने जानबूझ के कैटायंस पहले रखा है, फिर फ्री रेडिकल रखा है, फिर एनायंस रखा है। इसके फ़ायदे क्या हैं आप देखते जाओ। इस अगर टेबल पे आप ध्यान दोगे तो पूरी प्रॉपर्टी आपके लिए एकदम इजी गोइंग हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एक बार देखो समझते जाओगे। आपको कार्बोकेटायन जो दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 1, 2 और 1, 3 है ना, 3 बॉन्ड पेयर है। फ्री रेडिकल में 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल देख लिए, कार्बोकेटायन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, यहाँ पे कितना है 7, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना है 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोकेटायन में 6, फ्री रेडिकल में 7 और कार्बन आयन में आपको 8 है। अब इन इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन तो कार्बोकेटायन में 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही फ्री रेडिकल में 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान से सुनो, यहाँ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, फ्री रेडिकल में एक है। वैसे ही कार्बन आयन में 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 0 अनपेयर्ड है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों के चारों क्या पेयर्ड है। बस अंतर ये है कि 3 बॉन्ड पेयर है और एक
लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे यह किस हालात में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली कंडीशन में। इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फ्री रेडिकल कैसा हुआ, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट कार्बन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है ना। अब कार्बोकेटायन मतलब बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल मतलब बिहेव एज, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी लोगों को लग रहा होगा सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से ले गया है बीच में, तो अभी जस्ट रुक जाओ, जैसे या टेबल फिनिश होता है मैं आता हूँ इंटरमीडिएट आपको रिएजेंट के ऊपर। तो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बोकेटायन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 और लेगा तो ऑक्टेट फुलफिल होगा। वैसे ही फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। क्लियर। तो कार्बोकेटायन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल ऑल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, बट कार्बन आयन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको प्रोटॉन चाहिए, दैट्स वाई बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। आगे देखो, कार्बोकेटायन बिहेव एज लुईस एसिड, लोन पेयर के टर्म में लुईस एसिड डिफाइन होता है। फ्री रेडिकल को मतलब कोई लोन पेयर की नीड ही नहीं, ना लेने में ना देने में, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन है और एक ही चाहिए, इसलिए फ्री रेडिकल लुईस एसिड के स्केल पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और कार्बन आयन बिहेव एज लुईस बेस, ठीक है। अब बात करें, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर थे कार्बोकेटायन में, इसीलिए यह क्या होगा sp2, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इसके पास भी 3 बॉन्ड पेयर है, दैट्स वाई हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और कार्बन आयन में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, 4 हो गया तो यह sp3 होगा। क्या होगा sp3। अगर बात करें हाइब्रिडेशन में तो हमने देख लिया sp2 एंड sp3, और साथ ही साथ एक चीज़ दिमाग में और डाल लो, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन दोनों का शेप साइज ज्योमेट्री निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टीडियस मेथड है, टफ तरीके से निकलता है। अब जो कार्बोकेटायन है उसका ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर जो ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो आप कार्बन आयन का ज्योमेट्री है यहाँ पे, जो sp3 होने के कारण यह होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। सॉरी थोड़ा सा इसको ध्यान दे, ज्योमेट्री नहीं है शेप है, इसको क्या पढ़ेंगे, शेप है, या शेप पिरामिडल शेप है, इसका पिरामिडल शेप है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और कार्बोकेटायन का ट्रायंगुलर प्लेनर शेप ज्योमेट्री दोनों हैं अभी यहाँ पे, ये भी आपको sp2 होने के कारण प्लेनर ही होगा ज्योमेट्री इसका। अब कार्बोकेटायन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट विल बिहेव एज डायमैग्नेटिक, कैसा बिहेव करेगा ये, डायमैग्नेटिक जैसा। और आपको फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक जैसा। और कार्बन आयन में सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बिहेव करेगा ये डायमैग्नेटिक जैसा। तो कैटायन और एनायन दोनों डायमैग्नेटिक और फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक। ऐसे भी अपन जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर पाया जाता है। अब बात आती है कि कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करें, तो कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई ग्रुप आए और अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को दे दे, उसके इलेक्ट्रॉन देने से कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो यह स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। वैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। वैसे ही कार्बन आयन के लिए ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर के कारण है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो कार्बन आयन स्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अपन EWG भी बोलते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को EDG भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे
कार्बोकैटायन दिखता है। रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन दिखता है। वैसे ही फ्री रेडिकल के लिए आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, परऑक्साइड इफेक्ट, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स रिएक्शन, इन सब में कार्बन फ्री रेडिकल दिखता है। कार्बोनाइन के लिए है एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम। यहाँ पे NaOH और CaO के साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है। ये कुछ रिएक्शन एग्जाम्पल थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बचा हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन थे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल। आते हैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर। तो पहली बात कर रहे हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जाने से पहले थोड़ा एक बात और इसमें ऐड कर लें हम लोग कि जब कोई कार्बोकैटायन का कैटायनिक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो इलेक्ट्रॉन रिच एटम से तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी कार्बोकैटायन से। 2009 JEE एडवांस का क्वेश्चन भी है, बहुत सारे लोग गलत करके आए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करके आए थे उसमें से। अब देखो क्या बोल रहा है, द कार्बोकैटायन इन विच कैटायनिक कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रॉन रिच एटम इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू ऑर्डिनरी कार्बोकैटायन। आपके सामने देखो CH3 CH प्लस CH3, यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका कंपेयर मैं CH3 CH प्लस OCH3 से करूं तो सेकेंड वन, दिस वन एग्जाम्पल विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट वन, दिस वन, ओके। क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो प्लस चार्ज रखा है, इसके बगल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, दिख रहा है ना, ये 2 लोन पेयर स्माइली बन रहा है ना, जैसे फिंगर टच कर रहा हूँ मैं, या 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली CH3 C प्लस NH2 N हैव लोन पेयर, ओके। यह मोर स्टेबल होगा CH3 C प्लस, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा यह, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है। यह एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल था, ये कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए इसको डिस्कस कर लिया। अब डायरेक्टली आते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सम कार्बोकैटायन स्पीसीज, सबसे पहले आता है हमारा, अच्छा देखो इसमें सब सामने दिख रहा है, लेकिन आपको कितना याद रखना है वो मैं बता दूं, उतना आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। JEE मेन, नीट, OUT जितने हैं सब हो जाएंगे, या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ऑर्डर है, बट आपको याद रखना है यहाँ से केवल, ठीक है। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, आपको उसका इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस है। फिर यह एलाइलिक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज है ना कंजुगेशन में, एलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 प्लस। फिर आता है आपको विनाइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C प्लस, और फिर आता है आपको यहाँ बेंजीन कैटायन, यह सबसे लेस स्टेबल है, सबसे लेस स्टेबल, तो बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका कंपेयर इससे नहीं करना है, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस चार्ज है। यह एग्जाम्पल रेजोनेंस में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कंजुगेशन में है, बट यहाँ पे प्लस चार्ज कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है, इसका अलग ऑर्डर चलता है। 3 डिग्री इसको बोलते हैं, देखो ये 3 डिग्री है, या कार्बन इसको प्लस चार्ज है, 3 कार्बन से लगा है ना, तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे, और इसको 2 डिग्री बोलेंगे। प्लस चार्ज इसके ऊपर लगा है, अगल बगल 2 CH3 है, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। यह कंप्लीट ऑर्डर में आपको याद रखना है बस यहाँ से। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, बेंजाइलिक कैटायन, एलाइलिक कैटायन, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3, विनाइलिक और बेंजीन प्लस, हो गया ना। यह कार्बोकैटायन का ऑर्डर है। बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग क्रैश कोर्स के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर नॉर्मल हम उतना देख रहे हैं जिससे कि JEE मेंस और नीट को हम कवर कर ले, इसीलिए यहाँ पे इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं कार्ब एनायन के ऊपर। कार्ब एनायन, यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रहे, इसके हाइब्रिडेशन में कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज है ना। अब आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसके पास
बॉन्ड पेयर 2 एक 3 है, एक लोन पेयर हो गया 4, 4 के लिए sp3 होना चाहिए बट आपने sp2 लिखा है। तो वैसे लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि यह एक्सेप्शन इसलिए है कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल होते हैं कुछ, कि कंजुगेशन सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कंजुगेशन सिस्टम में अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो हाइब्रिडाइजेशन के डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, यह रूल है। और उसी के रूल के बिहाफ पे यहाँ पे यह बना है और यहाँ पे भी ये बना है, ठीक है। कंजुगेशन आप जाके पढ़ोगे ना, इस वीडियो बनाया हूँ लेक्चर है उसके ऊपर, बहुत पुराना लेक्चर है, जाके आप देखोगे तो कंजुगेशन और उसके लिमिटेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा ये। और फिर आ ही रहा हूँ हाइब्रिडेशन पे एक अलग से लेक्चर लेके, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई हुआ है, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई हुआ है, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक है और एक सिंगल बॉन्ड है, 2 मिलाए क्या हुआ sp। तो कुछ इसके एक्सेप्शन टाइप के थे, क्लियर। अब आते हैं इसके आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वह होता है हमारा ट्राईफिनाइल मिथाइल एनायन C6H5 ट्राईफिनाइल पढ़ेंगे। बस 3 बेंजीन रिंग इस कार्बन से अटैच है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यह रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, फिर बाईफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, फिर फिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, फिर आपको हुआ एलाइलिक एनायन, फिर एसिटाइलिक एनायन, फिर विनाइलिक एनायन, फिर CH3-, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ऑर्डर चलता है। आपको अगर मतलब कुछ इसमें है नहीं, देखो यहाँ 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, फिर क्या हो गया यहाँ पे एलाइलिक, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है कंजुगेशन में, यहाँ तक कंजुगेशन है। फिर एसिटाइल, ऐसा होता है ना एस्टाइलिन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसके पास S करेक्टर ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है आपको कार्बेनाइन के पास, इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये सब बातें अपन पढ़ने वाले हैं आपको अगले लेक्चर में। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डबल बॉन्ड माइनस, उसको बोलते हैं विनाइलिक, फिर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री आया। मैं इसी को डिस्कस कर रहा था, CH3 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तब तक ऊपर स्क्रॉल हो गया पेज। तो यह कार्बेनाइंस के थे। वैसे ही स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा देख लो आपको फ्री रेडिकल्स में, कार्बन फ्री रेडिकल्स के। तो जब कार्बन फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वह कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर के मतलब अकॉर्डिंग ही चलता है। तो कार्ब कैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है भाई, यहाँ था ना, बता देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल C6H5 मतलब ट्राईफिनाइल मिथाइल एनायन फ्री रेडिकल, फिर बाईफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर 3 डिग्री एलाइलिक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है ना यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लर हो रहा है, इस या 3 कार्बन से अटैच है, चेक कर लो 1 2 और 3, इसीलिए इसको 3 डिग्री एलाइलिक बोलेंगे। जिसके ऊपर रेडिकल है या 2 कार्बन से अटैच है, दैट्स वाई 2 डिग्री एलाइलिक हुआ। और यहाँ पे जिससे अटैच है 2 कार्बन से लगा है, मतलब एक ही कार्बन से लगा है इधर के बोलते हैं, 1 डिग्री एलाइलिक है। तो 3 डिग्री एलाइलिक, फिर 2 डिग्री एलाइलिक, फिर 1 डिग्री एलाइलिक, फिर 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल, फिर CH3 रेडिकल, और बाद में आता है आपको विनाइल रेडिकल और फिर बेंजीन रेडिकल। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आपको अगर याद रखना है तो यहाँ से याद रखो, इसमें कोई टफ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस बेंजीन 3 2 1 हुआ, और फिर आपको एलाइलिक 3 2 1, फिर यहाँ पे 3 2 1 फिनिश। यही इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर्स है रेडिकल्स के लिए। अपन पढ़ ही रहे हैं तो 2 चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे अभी आपको, क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में। हमने केवल कार्ब कैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बात और यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वह कार्बीन है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बीन। कार्बन एक टाइप का न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और 6 में से 4 बॉन्डेड होते हैं और 2 आपको नॉन बॉन्डेड होते हैं। अभी कार्बीन देखेंगे और थोड़ा सा नाइट्रीन देखेंगे। इन दोनों को कवर करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीसीज इन विच 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in outermost shell. Out of 6 electron 4 electrons are bonded and 2 are non bonded। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपको 4 बॉन्डेड है और 2 कैसा है, नॉन बॉन्डेड है। यहाँ पे देखो
कुछ एग्जाम्पल जिससे बनता कैसे है। CH2I2 डाई आयोडोमीथेन, डाई आयोडोमीथेन को जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से बनता है CH2, यहाँ 2 दिख रहा है ना, ये स्माइली 2 जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखो। तो CH2 में कितने बॉन्ड आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 कैसा है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको कार्बिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को कार्बिन बोलते हैं। CH2 पे इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कार्बिन बोलते हैं। और यहाँ से आयोडीन गैस निकल गया। यह कार्बिन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पे निकलता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ S+2, ठीक है। और आपने देखो यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन की थोड़ी प्रॉपर्टी जान लो। सिंगलेट कार्बिन होगा तो sp2 होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ज्योमेट्रिक प्लेनर होगा। अगर ट्रिपलेट कार्बिन होगा तो यह sp होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। एक बात मैं बोला था कि कार्बिन एंड फ्री रेडिकल स्पीसीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई इलेक्ट्रॉन स्पिन, कैन बी डिटेक्टेड बाई इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। एक ESR टेक्निक होता है जिसके थ्रू अपन कार्बिन और फ्री रेडिकल को पता लगाते हैं, ठीक है। कार्बिन बनाने का तरीका है, कीटीन से बनता है, ये बना है ना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसको कीटीन बोलते हैं। इससे कार्बिन मिलता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बिन कैन बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड, मतलब हमारे पास सीस है और सीस से ट्रांस बनाना है, या सीस से सीस में ही रखना है, या ट्रांस है ट्रांस से सीस बनाना है, या ट्रांस को ट्रांस में ही कन्वर्ट करना है फिर सीस बना के। इस ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे आपको इस कीटीन से बना है, वैसे ही डाई मीथेन और डाई आयोडोमीथेन से भी बन जाएगा। एग्जाम्पल जो था यह डाई आयोडोमीथेन का ही एग्जाम्पल है। कार्बिन के स्टेबिलिटी और थोड़ा देख लो। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है CH2 कार्बिन, इसको कार्बिन ही पढ़ते हैं। फिर डाईफ्लोरोकार्बिन, फिर डाईक्लोरोकार्बिन, फिर डाईब्रोमोकार्बिन, फिर डाईआयोडोकार्बिन। तो सबसे पहले कार्बिन, फिर डाईफ्लोरोकार्बिन, फिर डाईक्लोरोकार्बिन, फिर डाईब्रोमोकार्बिन और फिर डाईआयोडोकार्बिन। यह बताया जाता है कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं हैलाइड्स में, साइज नीचे जाने के साइज आपको बढ़ते हैं, आपको जब साइज बढ़ेगा तो उसमें क्या होंगे, रिपल्सन भी बढ़ेंगे। या साइज कम होगा ऊपर जाने के बाद ग्रुप में तो रिपल्सन भी कम होगा, और रिपल्सन जब कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस स्टेबिलिटी ऑर्डर के अलावा कोई भी ऑर्डर, कोई भी कंपैरिजन कार्बिन के लिए कहीं भी नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूं। तो कार्बिन का एक सिंगल ऑर्डर है, कार्बिन, फिर डाईफ्लोरोकार्बिन, डाईक्लोरोकार्बिन, डाईब्रोमोकार्बिन और डाईआयोडोकार्बिन। कार्बिन मतलब होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना CH2, या कार्बिन हुआ CCl2, डाईक्लोरोकार्बिन, RCH2 अल्काइल कार्बिन, 5C2 मतलब एलाइल, आप क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल कार्बिन, क्लोरोब्रोमोकार्बिन, अलग अलग नाम है इसके। तो कार्बिन के स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बिन क्या होता है ये ज़रूरी है, कार्बिन कितने टाइप के होते हैं ये ज़रूरी है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी देख ली है हमने इसका। अब आगे आते हैं, एक और बहुत ही छोटा और प्यारा है, दैट इज़ अ नाइट्रीन, ठीक है। नाइट्रीन, आई थिंक आपको ये दिख जाए। नाइट्रीन जो है यह मोनोवैलेंट न्यूट्रल नाइट्रोजनस स्पीसीज है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अंतर ये है कि इस बार 2 बॉन्डेड होंगे और 4 नॉन बॉन्डेड होंगे। तो नाइट्रीन इज द मोनोवैलेंट न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 2 आर बॉन्डेड, 4 आर नॉन बॉन्डेड। यह नाइट्रीन का स्ट्रक्चर है, N सिंगल बॉन्ड H। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, 4 नॉन बॉन्डेड। देखो 2 और 2 4 कैसा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब नाइट्रीन 2 टाइप के होते हैं, अल्काइल नाइट्रीन मतलब RN के साथ, और एसाइल नाइट्रीन मतलब RCON के साथ में। नाइट्रीन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन होगा तो यहाँ पे देखो इसके डायमैग्नेटिक होगा, sp2 होंगे और प्लेनर होगा। ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, sp होगा और लीनियर होगा। तो इस तरह से नाइट्रीन के भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आए। नाइट्रीन क्या होते हैं इसलिए बताया क्योंकि नाइट्रीन और कार्बिन में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, खासकर इलेक्ट्रॉन को लेके। नाइट्रीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बिन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट अंतर ये है नाइट्रीन के पास 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नॉन बॉन्डेड होते हैं, और कार्बिन में आपको 4 बॉन्डेड होते हैं और 2 आपके नॉन बॉन्डेड होते हैं। तो इस तरह से कार्बिन, नाइट्रीन, कार्बोकैटायन, फ्री आपको कार्बन फ्री रेडिकल, और हमने कार्ब एनायन देखा।
इसमें एक चीज़ और है, जो लोग पढ़े होंगे या आगे जब पढ़ेंगे अपन GOC2, तो वहाँ पे एक प्रोसेस आता है शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को अपन आपको स्टेबलाइज करने के लिए शिफ्ट भी कराते हैं। शिफ्ट कराने का भी एक तरीका होता है, शिफ्ट करा के आप स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जगह मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। इसको अपन आगे जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग के बारे में। कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को याद आ जाए। 3 टाइप की शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइलाइड शिफ्ट और फिनाइलाइड शिफ्ट। आप केवल हाइड्राइड शिफ्ट भी जान लोगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। जैसे कि मान जाओ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH है, या H+ साथ रिएक्ट किया, बोल रहा है A बन रहा है, फिर Cl- से रिएक्ट किया तो B बना। हमें AB ढूंढना है, और AB अगर मेजर नहीं हुआ तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ले लिया हूँ। तो जब हमारे पास, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यह जो CH3 CH2 CH2 OH है, H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ तो H+ आया और OH को लेकर निकल लिया। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो -H2 वो क्या बन गया, CH3 CH2 और CH2+ बनाना। अब देखोगे तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर यह एक कार्बन से लगा है, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑर्डर में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल था। इसीलिए आप यहाँ इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन उठाएंगे और उठा के H- के टर्म में यहाँ रख देंगे। जब यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो क्या होगा, H- और माइनस और ये प्लस मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा। तो यह H- और ये CH2+ अब बन जाएगा या CH3, और बीच वाला कार्बन क्या हो गया, प्लस चार्ज। इसको बोलेंगे जहाँ से जा रहा है 1, जहाँ गया वहाँ 2, बगल में है ना दोनों, तो इसको 1 to H- मतलब हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट क्या बन गया, CH3 CH+ और CH3 बनाना। अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज है या 2 कार्बन से लगा है, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। 2 डिग्री जो है यह मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। अब हमारा जो यह बना है ये A हुआ, क्या हुआ, A। अब जब हमें अगर नॉलेज नहीं होता शिफ्टिंग का तो इसको हम A मान लेते, इससे जो प्रोडक्ट मिलता वो माइनर हो जाता। बट अब नॉलेज है तो कि इसको A मानेंगे ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाले को। तो इस पे ऊपर Cl- का अटैक होगा तो CH3 CH CH3 बनेगा। अब जो मिलेगा यह मेजर होगा, इसको B मानेंगे। अगर नॉलेज नहीं होता तो इसी के ऊपर Cl को अटैक कराते और जो बनता उसको B मानते, तो दोनों को दोनों ऑप्शन गलत हो जाते। और हमारा सही क्या है, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। वैसे ही आपको ये सब हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इधर भी है, देखो यहाँ पे अलग अलग शिफ्टिंग यहाँ से कराया गया है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, वैसे मिथाइलाइड शिफ्ट होता है। ठीक है, वैसे ही आपको फिनाइलाइड शिफ्ट होता है। आप केवल हाइड्राइड ही समझ जाओ तो आपके लिए बहुत है। हाइड्राइड शिफ्टिंग मेनली मिलता है GOC2 में भी हमको देखने को ये मिलेगा, खासकर SN रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो भी मतलब क्लास था, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन, मतलब कंप्लीट रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ, और साथ में बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक हुआ। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल अगले लेक्चर में, जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट। और GOC में बहुत सारे लेक्चर लगेंगे, और मैं आराम आराम से चल रहा हूँ कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।